Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple IT Sri City and I am a second year student. तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है, थर्मोडायनेमिक्स। तो हम इसके एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं चैप्टर की हेडिंग डाल देता। ओके, मैंने हेडिंग डाल रखी है। तो देखिए, जो केमिस्ट्री का ये जो सब्जेक्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारा बहुत क्रूशियल चैप्टर होता है। बोथ एक बोर्ड के कॉन्सेप्ट से भी देखा जाए और जेई के कॉन्सेप्ट से भी। तो इसके क्वेश्चंस देखिए, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन पार्ट होता है। जैसे केमिस्ट्री के बहुत से चैप्टर है जिसमें उतना कैलकुलेशन नहीं लगता, लॉजिकल पार्ट होता है, पर इसमें थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है। ओके, सो ये थोड़ा ना हार्ड भी लगता है किसी को और किसी को बहुत इजी भी लगता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा रिव्यू दे दिया मैंने चैप्टर के बारे में। स्टार्ट करते मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें भी हर बार की तरह 6 5 या 6 पार्ट होंगे। मल्टीपल चॉइस यानी कि पहले सिंगल करेक्ट, फिर मल्टीपल से, फिर शॉर्ट और लॉन्ग देखेंगे। ओके, तो चलिए आज ट्राई करेंगे कि ये टाइप 1 और टाइप 2 खत्म हो जाए हमारा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ओके, पहला हेडिंग डालते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ओके, ऐसे थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न अबाउट। ओके, तो इसने पहले ही पूछ लिया, यानी कि देखिए पहले जो क्वेश्चन है उसमें बता दिया कि थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन पूछ रहा है उस टाइप से, यानी कि वो किस तरीके से रिलेट हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरीके से काम आता है। ओके, तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स क्या प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या दिया, एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये तो शो करता है, यानी कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स होता है, मैं यहाँ लिख दिया था थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो बेसिकली इससे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, केमिकल रिएक्शन में अगर एनर्जी, जैसे अगर कार्बन प्लस CO2 निकाल रहे हैं आप, CO2 निकाल रहे हैं, तो उसमें कुछ एनर्जी निकल रही होगी, या फिर N2 प्लस N2 को आप तोड़ रहे हैं। ओके, तो कितना बनता है, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन होगा, तो इसमें कुछ एनर्जी लगेगी, इसमें कुछ एनर्जी निकलेगी। तो देखिए इस तरीके से आपको एनर्जी का तो ये थर्मोडायनेमिक्स शो करता है। ओके, दूसरा जो है एक्सटेंड टू विच केमिकल रिएक्शन प्रोसेस, या फिर रिएक्शन आगे जाएगी या फिर बैकवर्ड जाएगी, ये भी हम थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से पता लगा लेते। तो पहला भी सही है, सेकंड भी सही है हमारा। फिर देखते हैं इसमें द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसेस, तो रेट के बारे में बोला गया। तो देखिए जो थर्मोडायनेमिक्स होता है वो रेट के बारे में नहीं बताता, ये आपको याद रखना है। फिर थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा, बिकॉज जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट गिव द न्यूमेरिकल रेट, यानी कि पूरा एकदम ऐसे एग्जैक्ट जो आंसर निकाले कि ये 300 300 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ कुछ के टर्म में नहीं दिया जाता है। इसमें सिर्फ हम उसकी बैकवर्ड या फॉरवर्ड या फिर कितना इंक्रीजिंग में चलेगा या डिक्रीजिंग में चलेगा ये बता सकते हैं। फोर्थ ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, वही चीज है। तो ठीक है, इसका आंसर थर्ड है, आप मार्क कर लीजिए पहले वाले का। क्वेश्चन में सेकंड पे चला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो अब यहाँ पे भी करेक्ट स्टेटमेंट देखना। पिछले में देखिए आपको ये ध्यान रखना कि नॉट करेक्ट पूछा है तो पहले आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि आप पहले आंसर निकाल लेते पर जो पूछा रहता है आप वो टिक नहीं करते और आपका आंसर गलत हो जाता है। ओके, तो पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पेशीज इन अ कवर्ड बीकर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। तो ये ऑप्शन तो वो सही है कि अगर कोई भी एक कवर्ड बीकर है, उसमें क्या कहते हैं, आपने रिएक्टिंग स्पेशीज डाल दिया तो वो एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल। ओके, फिर क्या है, सॉरी सॉरी, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पेशीज इन अ कवर्ड बीकर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, ये क्या बात हुई। देखिए सेकंड वाले एग्जांपल में बोला गया है, अगर ये आपके पास एक बीकर दिया हुआ है और इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो देखिए जब ये कवर्ड है तो इसमें जो भी रिएक्शन होगी उससे बाहर के सराउंडिंग और अंदर के मटेरियल से कोई नाता नहीं, तो इसे आप ओपन सिस्टम नहीं कर सकते। तो पहला वाला तो करेक्ट नहीं है। ओके, फिर दूसरा देखते हैं, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज अ मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इन अ क्लोज्ड सिस्टम। तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता इसमें। जबकि देयर इज नॉट एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता एक क्लोज सिस्टम में। ठीक है, जैसे ओपन सिस्टम में उसने कुछ बोला, वैसे क्लोज सिस्टम में जो सेकंड पॉइंट है वो गलत है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं,
द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ क्लोज वेसल मेड अप ऑफ कॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोज सिस्टम। ओके, तो ये देख, तो मुझे ये ना सही लग रहा है कैसे, क्योंकि अगर क्लोज वेसल है और वो कॉपर का बना हुआ है तो कोई भी मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकता कहाँ पे, एक सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, लेकिन जो एनर्जी है वो एक्सचेंज कर सकती है। देखिए ये कॉपर है, तो देखिए कॉपर एक टाइप का मेटल हुआ अपना, तो देखिए कॉपर में कुछ मटेरियल पार्टिकल रहे होंगे, कुछ रिएक्टेंट हुआ होगा, लेकिन इसमें से अपने जो रिएक्टेंट पार्टिकल है वो बाहर नहीं आ सकते क्योंकि क्लोज्ड है ना। पर ये देखिए जो कॉपर है वो गर्म होता है। ओके, इट हीट्स, अगर एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है तो हीट हुआ, यानी कि एनर्जी कैसे कैसे, एनर्जी, तो एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में बाहर आएगी। ओके, हालांकि क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है, तो इस तरीके से आप मान सकते हैं, और ये हमारा थर्ड वाला सही हो जाएगा। फोर्थ वाला रिफ्लेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द रिएक्टेंट इन द थर्मोप्लास्ट, नो ये भी गलत है। देखिए इंसुलेटेड वेसल है और उसे बोल रहा है कि वो क्लोज सिस्टम के बारे में बोल रहा है, ये गलत है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, देखिए थोड़ा थ्योरी पार्ट है, आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है। तो ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। द स्टेट ऑफ अ गैस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय कोटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन, तो देखिए इसमें कुछ हमारे पास चार ऑप्शन दिए, सब में तीन चार टर्म्स दिए, हमें बताना। ठीक है, स्टेट ऑफ गैस होता है वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कोई स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल से। तो हमारे जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर रहता है, थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, और स्टेट वेरिएबल, तो स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल हम किससे डिफाइन करते हैं, अपनी एक इक्वेशन होती थी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो देखिए प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, और ये अपने नंबर ऑफ मोल हो गए। पर देखिए नंबर ऑफ मोल तो हमें दिए रहते हैं, तो उसके बिना तो कोई होगा नहीं। आर तो हमारा कांस्टेंट होता है, तो ये तो उतना डिफाइन नहीं करता। तो देखिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो इससे हम डिफाइन करते हैं। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे दिया है, तो और हाँ, अब हमने ये भी देखिए नंबर ऑफ मोल, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि यानी कि अमाउंट के फॉर्म में, यानी ऑप्शन भी मैच करते जाना है आपको, जो जैसा आपको याद है बस आप वैसे नहीं लिख सकते, ऑप्शन के साथ मैच करते जाना है आपके क्वेश्चन को, यानी जो आपका आंसर लाया है अपनी एक्सपेक्टेड और जो दिया हुआ है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन लिख रहा है हमें, तो इसका आंसर है डी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज रिड्यूस्ड टू हाफ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द स्पेसिफिक हीट विल बी, पहला ऑप्शन है रिड्यूस टू हाफ, सेकंड है बी डबल, थर्ड है रिमेन्स कांस्टेंट एंड फोर्थ इज इंक्रीज ऑफ टाइम। तो देखिए वॉल्यूम के चेंज होने से उसकी हीट में क्या चेंज आता है, इसके बारे में बात करनी है। तो देखते हैं जो स्पेसिफिक हीट होता है वो क्या होता है बताएं, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट होता है हमारा द हीट रिक्वायर्ड टू रेज हीट टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर होता है उसको 1 डिग्री से इंक्रीज करने में जो हीट लगती है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर ऑफ। उसके लिए कुछ यानी कि आपके पास कोई ऐसे क्वांटिटी दी होगी, मान के चलते 1 ग्राम, यानी ये हमारे पास दिया होता है, यानी कि प्रीडिफाइंड। ओके, 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, तो ये आपको डेफिनेशन आती होगी चैप्टर में। ठीक है, स्पेसिफिक हीट होता है हमारा 1 डिग्री से आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें जो हीट रिलीज होती है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, और ये हमारा केल्विन भी हो सकता है और सेल्सियस भी हो सकता है। ओके, और अब देखिए चाहिए हमारी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो जैसे कि हमारा स्पेसिफिक हीट होता है, एक हीट, ये बेसिकली हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ओके, अब जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो ये कुछ ऐसे मास वॉल्यूम पे ये डिपेंड नहीं करेगा, तो इस हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, ये कुछ है। तो देखिए वॉल्यूम के चेंज होने से उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो इसका आंसर 3 रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन मतलब ड्यूरिंग द कम्बशन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन, उसकी कुछ हीट दी है, कितनी हीट रिलीज करता है वो, द थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ओके, तो हमारे पास कितनी हीट निकल रही है, 2658 किलो जूल। तो इसको देखते हुए हमें पहले
पता करना है कि कौन सी रिएक्शन उस फॉर्मेशन ऑफ हीट को सेटिस्फाई कर रही है। ओके, तो देखिए इसका बेसिकली आपको पहले केमिकल इसमें आपको पहले रेडॉक्स रिएक्शन में एक फंडा होता था हमारा, बैलेंसिंग। ओके, बैलेंसिंग रिएक्शन। तो आपको जब रिएक्शन बैलेंस करते आना चाहिए इसमें पहले। और दूसरी बात, जो इसकी रिएक्शन होगी कुछ इस तरीके से होगी, कैसे होगी मेरे को, C4H10 प्लस ऑक्सीजन हमारा देता है। पहले आप देखिए, आप पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद में हम बैलेंस करेंगे। ये क्या बनाएगा, हमारा CO2 बनाएगा, प्लस में हमारा H2O बनाएगा। ओके, ये गैसियस फॉर्म में हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो आप जब इसे बैलेंस करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, CO2 तो इधर इधर आ जाएगा 4, और ये H2 5, तो इधर 10 है तो इधर 5 आ गया, तो 10 हो गया। और इधर जब आप मैनेज करेंगे तो 13/2 कर देंगे तो आ जाएगा। ओके, तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमें कहीं? तो सभी तो ऐसे ही है, पहला वाला तो गलत हो गया क्योंकि हमें सिर्फ एक ही कार्बन जोड़ना है। ओके, तो उस हिसाब से हमारा, हाँ, पहले हीट भी देखना है। और ये हमारा एक, जब भी ऐसी कोई रिएक्शन होती है तो वो एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, जब भी आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है और एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखिए। तो जो डेल्टा एच होता है हमारा, वो निगेटिव आता है। तो ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, जहाँ पे लिखा है थर्ड ऑप्शन में, देखिए आप, जो डेल्टा एच ऑफ कंबशन है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -2.658.0 किलो जूल पर मोल। ओके, तो देखिए यहाँ पे हीट भी हमारी रिलीज कर रही है और वो निगेटिव में दी है, तो उससे हमें पता चला कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पे देखिए एक मोल ऑफ C4H10 ऑक्सीजन के इतने एटम से कंबाइन करके CO2 लिक्विड फॉर्म कर रहा है। तो ये रिएक्शन इस वाले ऑप्शन के साथ मैच करती है। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। डेल्टा U of formation of CH4 at certain temperature is -393 kilojoule mole inverse. What the value of delta H of is? Okay, तो अब इससे हमें पहले कुछ हेड कर। ओके, हमारे पास डेल्टा U दिया हुआ है फॉर्मेशन का, कितना दिया हुआ है, -393। देखिए आपको बस जो जो देखिए, मैं बोला ना आपको स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोला था, जो थर्मोडायनेमिक्स है इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन पार्ट। ओके, और थोड़े बहुत फंडे। तो देखिए, अगर आपके पास कैलकुलेशन पता है और आपको थोड़े फॉर्मूले पता है, मुझे पता है, जहाँ तक याद है मुझे, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो आपको पहले ना ऐसे थोड़ा सा ऐसे 3-4 टेबल बनाना चाहिए, जो जो क्या कहते हैं थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंट है। थर्मोडायनेमिक, आइसोबैरिक, आइसोपोरिक, ऐसे कुछ कुछ प्रोसेस होते थे, उनके अलग अलग फॉर्मूले होते थे। एडियाबैटिक हो गया। तो आप जब तक ऐसे आपके पूरे फंडे क्लियर होना चाहिए कौन किससे डिफरेंट है, तब आप आराम से सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं CH4। तो CH4 की सिंपल रिएक्शन क्या होगी, सॉलिड प्लस, सॉरी जो कार्बन सॉलिड है हमारा, वो जब हमारा हाइड्रोजन के साथ में जब रिएक्ट करता है गैसियस फॉर्म में, तब वो CH4 बनाता है। इसे आप थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, इतना ही करना है। तो देखिए इसमें आपको पहले पता है क्या, एक चीज़ होती थी कि आपके पास एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, ये हमने डिराइव किया हुआ है। मैं इसे यहाँ डिराइव नहीं करूँगा, ये आपको पता रहना चाहिए कि ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन पूछा गया है तो आपको पहले ये, और आपके पास डेल्टा यू दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास डेल्टा यू तो दिया हुआ है, लेकिन अब पहले हमें डेल्टा एन जी आर टी निकालना है। तो डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एन जी क्या होता था हमारा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ पे सॉलिड के तो नहीं देखते थे, यानी सॉलिड डेल्टा एन जी ऑफ गैसेस देखना। तो क्या होता था, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट कोफिशिएंट कितना है, CH4 का 1 है, 1। यानी हमें सॉलिड वाला को तो हम नेग्लेक्ट कर देते थे, पर हमें गैसेस वाले देखने हैं। तो H2 का कितना दिया, कोफिशिएंट 2। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो इसके साथ हमारा डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन कितना आएगा, उसकी वैल्यू आएगी डेल्टा यू एफ नॉट माइनस आर टी। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो ये हमारी कैसी वैल्यू है, नेगेटिव। और ये डेल्टा यू की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमारे पास, -393 किलो जूल। तो देखिए यहाँ से क्या पता चला हमें कि जो डेल्टा एच नॉट है उसकी वैल्यू इससे, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू तो इससे तो कम हो जाएगी ना।
तो देखिए सिंपल रिलेशन है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डेल्टा यू ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट प्लस आर टी। तो देखिए यहाँ पता है, इसमें जब आप कुछ ऐड करेंगे तब इसकी वैल्यू आ रही है। तो इससे पता चला कि डेल्टा यू ऑफ यानी कि एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है, वो हमारी ज्यादा है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन में, हीट के बारे में। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और ये हीट के बारे में, तो ये है ऑर्डर। तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या हमें? तो इसका आंसर हमें बी दिख रहा है, तो आप बी टिक करेंगे। थोड़े से फॉर्मूले, थोड़े से फंडे, थोड़ा सा मैनिपुलेशन और आपका आंसर। थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, अब बाकी ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है और ये बहुत अच्छा पोर्शन कवर करता है हमारा पूरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं, तो आपको पूरे चैप्टर के फंडे अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा मैं, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो देखिए जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ना थर्मोडायनेमिक्स में, ये थोड़ा सा रेयर टाइप का होता है। रेयर कहना चाहिए, यानी कि थोड़ा इसमें बहुत से कैलकुलेशन पार्ट रहता है, अल्फा बीटा गामा ये सारी चीजें आ जाती है। तो आपको याद आ गया होगा क्या चीज की बात करें। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ओके, ये बात सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो बेसिकली वो बोल रहा है कि जब एक गैस है वो फ्रीली एक्सपांड कर रही है, फ्रीली एक्सपांडिंग। ओके, तो जब एक गैस फ्रीली एक्सपांड करती है, और वो कैसे एक्सपांड कर रही है? बाय, हम कह सकते हैं कंसिडरिंग एडियाबैटिक कंडीशन। ओके, एडियाबैटिक कंडीशन। तो हमें वो पूछा है कि उसने कौन कौन सी एडियाबैटिक कंडीशन फॉलो करेगी। तो देखिए, तो जब फ्रीली एक्सपांड करती है तो उसका वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है, पहली बात एडियाबैटिक कंडीशन। और आपको पता ही होगा, जब एडियाबैटिक कंडीशन होती है तो वहां पे हमारा हीट जो होता है वो भी जीरो आता है। तो ये जो दोनों कंडीशन है, ये ये जो दोनों कंडीशन दे फॉलोज। और ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एज कंडीशन शन, ये पहली हो गई और ये दूसरी हो गई। ठीक है, तो इससे हमने ये लिख दिया, मैंने इधर वाला स्क्रॉल कर दिया, कोई इधर कर लिया। ओके, सेवेंथ है। तो हम इसमें देख लिए कि हमारा जो हीट है वो भी जीरो आ रहा है, और हमारा जो वर्क डन है वो भी जीरो आ रहा है, और हमारे पास एक फॉर्मूला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करने का। तो उसको हम कैसे करते हैं? क्यू प्लस वी, यानी डब्ल्यू सॉरी। और इसे हम क्या कहते हैं? चेंज। क्योंकि हम किसी भी एक एटम की इंटरनल एनर्जी ऐसे एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो हमेशा चेंज में फॉर्म होती है, यानी कि किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच की चेंज इन एनर्जी। एनर्जी, देखिए ये भी जीरो, ये भी जीरो, डेल्टा यू भी हमारा क्या आ गया? जीरो आ गया। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे नो चेंज इन एनर्जी है, तो वहाँ पे टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन्स इज कांस्टेंट। ओके, क्योंकि जो हमारा डेल्टा यू है हम उसे ऐसे लिखते हैं एनसीवी डेल्टा टी। वो जो हमारा वो रहता है, यानी कि चेंज इन एनर्जी, इसका एक फॉर्मूला होता था एनसीवी डेल्टा टी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। और जब हमारा डेल्टा यू की वैल्यू जीरो आ गई तो टेम्परेचर भी हमारा यानी कि कांस्टेंट आएगा। ओके, या तो टी जो हमारा टी फाइनल है वो इक्वल टू टी इनिशियल हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट आया ना। तो इससे हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि जो हमारा क्या होता है टेम्परेचर इक्वल टू जीरो भी मान सकते हैं, यानी सॉरी डेल्टा टी। ठीक, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें सेवेंथ वाले क्वेश्चन में? सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, क्यू भी जीरो, डेल्टा टी भी जीरो, वर्क डन भी जीरो। इसका आंसर है ठीक, क्यू इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, एंड डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? द प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन। ओके, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वी इनिशियल से वी फाइनल तक है, फिर एक्सटर्नल इनटू डीवी। तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला भी कुछ ऐसे ही होता था। और फिर हमें कह दिया है द वर्क कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पीवी प्लॉट बाय यूजिंग द एरिया अंडर द कर्व विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स when an ideal gas is compressed reversibly, comma या फिर irreversibly, V initial to V final, choose the correct option। ओके, तो हमें irreversible और reversible का वर्क डन निकालना है बाय प्लॉटिंग द ग्राफ। तो देखिए चालू करते हैं। तो देखिए आपको चैप्टर में फंड के साथ साथ ग्राफिकल नॉलेज होता है, तो आपको ग्राफिकल नॉलेज भी होना चाहिए। नो हाउ टू प्लॉट ग्राफ्स।
ओके, तो आपको ग्राफ प्लॉट करते आना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स में, ये भी एक पार्ट होता है इसका। तो वर्क डन क्या दिया हुआ हमारे पास, ऐसे दिया वी इनिशियल से वी फाइनल, और एक्सटर्नल प्रेशर लेते हैं हम, ये डीवी हो गया। तो इसमें बोला गया है हमें कि एरिया जो जो एरिया अंडर द कर्व होता है पीवी ग्राफ का, वो हमें वर्क डन देता है इसका। ओके, तो हमें पहले रिवर्सिबली का निकालना है और फिर हमें रिवर्सिबली का निकालना है। तो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं रिवर्सिबली का निकाल, तो देखिए रिवर्सिबली का मैं अगर प्लॉट बनाऊं तो कुछ ऐसा, हम ऐसे पहले एक्सेस बना लेते हैं, और इधर क्या होगा, हमारा प्रेशर होगा, और इधर हमारा कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसका ग्राफ बेसिकली सिंपल ही होता है, ऐसे वाला जो हम पढ़ते आते हैं, थोड़ा अच्छे से बना पाए। ओके, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये कुछ आउटलाइन कर देता हूँ। ठीक है, इनिशियल से फाइनल। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए गैस इज कंप्रेस्ड, तो इनिशियल से लेके फाइनल तक कंप्रेस्ड होती है। ओके, एक्सपांड नहीं कर रही है हमारी, वॉल्यूम हमारी कम होते जाए। ओके, इसलिए हम उल्टा बनाएंगे। तो ये जो एरिया के अंदर, ये जो यानी इस प्लॉट के अंदर जो एरिया आया, वो हमारा वर्क डन को डिनोट करेगा। ओके, ये रिवर्सिबल के लिए वो हम रिवर्सिबल की भी प्लॉट बना लेते हैं। तो रिवर्सिबल ग्राफ यानी रिवर्सिबल जो हमारी रिएक्शन होगी, उसमें जो हमारा पीवी का प्लॉट बनेगा वो कुछ ऐसा बनता है। ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। तो वैसे तो फॉर्मूला ऐसे ही चलता है, लेकिन इसका कुछ ऐसा होता है, तो ऐसा है चंक्स में हमें मिलेगा इसका आंसर। ये ऐसा, फिर ऐसा। ठीक है, ये ऊपर भी जाएगा थोड़ा, ये ऐसा ऐसा आएगा, थोड़ा ओवरलैप करेगा। फिर इसके बाद में ये ऐसा 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 कुछ थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, ऐसा बन गया। और उसके बाद में ये ऐसा ऐसा और ऐसा। तो इसमें जो होता है हमारा, वो एरिया हम याला कैलकुलेट करते हैं। यानी जाते समय का तो एरिया करते, पर आते समय का नहीं। ये रिवर्स करते हैं। ओके, तो देखिए एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ इन रिवर्सिबल एक्सप्रेशन वो ज्यादा होता है। ओके, तो यहाँ दिख रहा है एरिया अंडर द कर्व ऑफ कर्व इन, किसमें ज्यादा दिख रहा है, रिवर्सिबल में दिख रहा है, इज ग्रेटर, ये ज्यादा है देन दैट ऑफ रिवर्सिबल। ओके, तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है उसके प्लॉट के ग्राफ, प्लॉट के एरिया से ज्यादा होता है इरिवर्सिबल का। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, वर्क डन इन इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन, बी। ठीक है, तो आप इसे बी से मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एंट्रोपी चेंज, the entropy change can be calculated by using the expression delta S is equals to Q reversible upon T. Okay. When water freezes in a glass breaker, choose the correct statement amongst the following. Okay. तो देखते, तो जो जब हमारा फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, यहाँ उसी की बात चल रही है, तब क्या होता है, एनर्जी हमारी रिलीज करती है। ओके, ये आपको याद रखना है, इज रिलीज्ड। अब हमारी जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो कहाँ रिलीज होगी, इन सराउंडिंग। और सराउंडिंग में फिर अगर कोई चीज रिलीज कर रही है तो वो किसी से एब्जॉर्ब भी तो करेगी। सो इन सराउंडिंग इट इज, जो एनर्जी हमारी, इट इज एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग, जहाँ पे रिलीज करिए वहीं पे तो एब्जॉर्ब भी कर जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे माइनस क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ने हीट यानी कि एनर्जी दी हुई है तो माइनस लगेगा। लेकिन हमारा जो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग होगा, सराउंडिंग, तो सराउंडिंग का कितना होता है, क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी, क्योंकि जो हमारी हीट अगर हम एब्जॉर्ब करें किसी से ले रहे तो वो पॉजिटिव आती है। ओके, तो ये देखना है आपको। तो शॉर्ट में क्या होगा हमारा,
डेल्टा एस सिस्टम डिक्रीजेस बट द डेल्टा एस सराउंडिंग इंक्रीज। ओके, तो ये आंसर है इसका थर्ड। देखिए वो इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा। ओके, सी ऑप्शन इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशंस A, B and C, find out which of the algebraic relationship given in the option 1 to 5 is correct. Okay, तो हमारे पास कुछ रिएक्शंस दी हुई है और उसके बेसिस पे हमें बताना है कि उसकी एनर्जी, सॉरी उसकी उसमें जो एनर्जी निकल रही है वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि दो तीन इक्वेशंस को कंबाइन करके तीसरी इक्वेशन लिख सके और फिर उसकी एनर्जी को भी कैसे लिख सकते हैं वो बता। ओके, तो हेडिंग डालते हैं। तो देखिए पहले हमारे पास दिया है कार्बन। ओके, ये ग्रेफाइड है, सॉलिड हुआ, प्लस O2 गैसेस, और वो कितना दे रहा है CO2, और इसकी डेल्टा H निकल रही है हमारी x kg। ओके, और हमारा दूसरा क्या दिया हुआ है C प्लस हाफ ऑफ O2 गैसेस फॉर्म है गिविंग यू CO, ये भी गैसेस, और इसका डेल्टा H दिया हुआ हमारे पास y kg। वो नहीं दिख रहा पूरा, थोड़ा थोड़ा। अब आप जब इसको मान लीजिए पहली इक्वेशन मान लीजिए, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, तो अगर आपको थर्ड इक्वेशन निकालनी है तो कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी, सब्ट्रैक्शन फर्स्ट फॉर्म। देखिए थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा आपको अगर आपको रिजल्टेंट रिएक्शन चाहिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट रिएक्शन से। ओके, तो कहाँ से कुछ ऐसा आएगा, CO गैस प्लस हाफ ऑफ O2, वो बनाती है हमारी CO। तो आ गई हमारी थर्ड वाली रिएक्शन। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? Z दी हुई है, और हमने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से जो ये हमारे पास दिया हुआ था, ठीक है, इट वॉज गिवन। ठीक है, और ये हमने निकाला, कैसे निकाला? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करता, तो Z की वैल्यू क्या आई हमारी? x माइनस वाई आई। ओके, और मैंने कहीं गलत लिख दिया, अच्छा सॉरी, यहाँ सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है। ओके, मुझे लगा मैं गड़बड़ कर दिया, तो ठीक है, x इज टू Z प्लस वाई। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? थर्ड वाला, तो C ऑप्शन टिक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, कंसिडर द रिएक्शन गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन फाइंड आउट व्हिच ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। ओके, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं इसे भी। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो बोल रहा है हमें कि हमारे पास कार्बन प्लस हाइड्रोजन दिया हुआ है, कार्बन गैसेस प्लस 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, जो कि CH4 बना रहा है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये देखा था, ये रिएक्शन वो x kg जो किलो जूल एनर्जी निकाल रहा है। और जो हमारा दूसरा रिएक्शन है वो दिया है कार्बन ग्रेफाइट यानी सॉलिड में प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2 गिविंग यू CH। ठीक है, कार्बन गैसेस और कार्बन सॉलिड में रिएक्शन हुई है और वो सेम प्रोडक्ट फॉर्म करे, और अब हमारे पास उनकी एनर्जी भी दी हुई है y kg। तो हमें अब रिलेशन बताना है बिटवीन दिस बोथ एनर्जी रिलेशन। ओके, तो ये कैसे बताएंगे? तो देखिए इसका एक फंडा होता है, जो हमारा पहला वाला देखिए, ये जो पहला वाला है हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसमें जो है वो सिमिलर बॉन्ड्स है। ओके, यानी इसमें कुछ हमें तोड़ना नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन में हमें तोड़ना पड़ रहा है। ओके, तो इन फर्स्ट देखिए जो हम रिजल्टेंट रिएक्टेंट है, कैसे बताऊं मैं आपको? रिजल्टेंट रिएक्टेंट आर सेम। ओके, दोनों है CH4। ओके, CH4, बट जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, बट इसे फॉर्म करने के लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इन ओनली रिएक्शन 2। तो देखिए क्या बोला मैंने इसमें, कार्बन प्लस हाइड्रोजन दिया हुआ है हमारे पास, तो हाइड्रोजन का ये देखिए डाई में दिया, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को जब आप तोड़ेंगे तभी आप CH4 बना सकते हैं। ओके, ऐसे नहीं बना सकते। लेकिन जो पहली वाली रिएक्शन थी
पहली वाली रिएक्शन में कार्बन प्लस हमारे पास हाइड्रोजन दिया हुआ था, रेडली अवेलेबल था, तो आप डायरेक्टली सी और एच बॉन्ड ऐसे ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, तो देखिए इसमें हमें इसे तोड़ना है, और हमें तोड़ने में तोड़ना है तो उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड। और यहाँ पे नो सच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। वहां एनर्जी रिक्वायर्ड करी, पर यहाँ ऐसी कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं करी। तो जो उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी उसमें कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो वहां पे एनर्जी कम आएगी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा, जिसकी फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं, सॉरी, एक्स हमारी पहले वाली की थी, तो थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें पहले वाली की एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द सेकंड वन। तो आप ऐसे मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। The enthalpies of elements in their standard values are taken as zero. ओके, ये हमें सबको पता है इनकी जो थर्मोडायनेमिक्स के बाद में एक थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर आता है, उसमें भी है ये। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। ओके, तो इसके लिए मैं पहले आपको कुछ रिएक्शन लिखवा देता हूँ। देखिए, ये कार्बन सॉलिड हो गया प्लस ऑक्सीजन गैस, ये क्या बना रहा है हमारा? CO2 गैसेस बना रहा है। ठीक है, तो देखिए ये बना ली। देखिए कार्बन प्लस O2 जब हम किसी को जोड़ते हैं तो इसमें कुछ एनर्जी हमें निकलेगी। कैसे निकलेगी? हम कोई, देखिए हम एक रिएक्टेंट और दूसरा रिएक्टेंट, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो उससे हमारे पास एक नया रिजल्टेंट निकल रहा है। और जब हमारे पास जब कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो हमें हीट मिलती है, तो हीट कुछ निकलेगी, तो ये हमारी निगेटिव में आएगी 393, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमारी डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव में आती है। लेकिन वहीं पे हम देख ले एक एग्जांपल, N2 गैसियस प्लस हाफ ऑफ O2 गैसियस। ओके, तो ऑक्सीजन को हम कुछ नहीं छेड़ रहे, लेकिन यहाँ N2 बन रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी वो एनर्जी लगती है हमें, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फॉर ब्रेकिंग द N2 मॉलिक्यूल। ओके, ये पॉजिटिव और, तो देखिए इससे हमें क्या बन रहा है? डेल्टा एच जो है कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका, यानी कि इस रिलेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल। ओके, देखिए इजी इजी टर्म, सब्लिमेशन शायद ही किसी को नहीं आता होगा। सब्लिमेशन, तो बेसिकली सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन होता है जब हम किसी, सॉलिड हो गया, सॉलिड से लिक्विड गए, लिक्विड से गैस का, तो बेसिकली बस यही है, सॉलिड से गैस जो जा रहे हैं और उसमें जो हमारी डिफरेंट स्टेट आ रही है उसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो अब यहाँ बोला है एंथैल्पी की बात करें, तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हमारा क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या लिखा आपने? तो देखिए जब आप सॉलिड में हैं, आपके पास कोई सब्सटेंस सॉलिड में है, और वो आप जब उसे लिक्विड में ले जा रहे हैं, तो जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी निकलती है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और वहीं पे हम अगर किसी चीज को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे एंथैल्पी, क्योंकि वो लिक्विड से गैस में वेपराइज हो रही है, तो उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और पूरा सॉलिड से, और हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। ओके, तो इसको आप ऐसे मान सकते हैं, फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं, और आपको क्या करना है, अगर आपको ये थर्ड इक्वेशन लानी है तो आपको 1+2 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। ओके, तो ये क्या ऑप्शन क्या दिया है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन, ये आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो हमें देखिए यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा गया डेल्टा इज 0 फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन,
डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो हमें बेसिकली डेल्टा जी के बारे में बताना है। तो चलिए मैं इसको आपको पूरा फंडा ही बता देता हूँ कि डेल्टा जी होता है और क्या काम करता है। जो डेल्टा जी हो रहा है, इट इज द सॉरी ओके इट इज द प्रॉपर्टी विच, ये क्या देता है, विच गिव्स क्राइटेरिया देता है हमें स्पॉन्टेनिटी, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ओके, स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया देता है और इसमें कुछ प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट मानते हैं। तो इसका कुछ ऐसे हमने कॉन्क्लूजन ड्रॉ करें हमारे चैप्टर में। डेल्टा जी की वैल्यू इज नेगेटिव, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, तब क्या होता है पता है, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, यानी कि वो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर जाएगी। वहीं पे सेकंड देखिए, डेल्टा जी की वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव आ गई, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, तो प्रोसेस हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस आ जाती है। ठीक, और हमारा तीसरा पॉइंट क्या होता है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव जीरो आ गई तो वो होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। चलिए हमारे पास आ गए हमारे कंक्लूजन। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं कहाँ गया, अरे इधर स्क्रॉल हो गया थोड़ी। डेल्टा जी इज जीरो फॉर रिवर्स glass, is positive for a spontaneous glass, delta G is for a spontaneous reaction। ओके, तो इसका आंसर जो है वो बी है। ओके, डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जबकि डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। देखिए स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव सही है, पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस सही है, ठीक है, जीरो फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन सही बात है, इक्विलिब्रियम मतलब वही होता है, तो इसका आंसर बी होगा। तो ठीक है, हमारा टाइप 1 यहाँ पे खत्म होता है। तो हम इसमें 14 क्वेश्चन थे। अब टाइप 2 का ये थोड़ा सा एडवांस है, कहना चाहिए कि इसमें थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो इसमें थोड़े गलती के चांसेस रहते हैं। मैं यहाँ पेश कर लेता हूँ, हेडिंग डाल लेते हैं, सेकंड पार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 मिनट थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, फिर करते सॉल्व। ओके, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 से चालू, 10 है हमारा क्वेश्चन। बढ़ते हैं, thermodynamics mainly deals with interrelation of various forms of energy and their formation from one form to another। ठीक है, ये तो सही लग रहा मुझे। एनर्जी चेंजेस इन द प्रोसेस विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कंटेनिंग अ फ्यू मॉलिक्यूल्स। ये तो मुझे नहीं लग रहा। इसका देखते हैं, हाउ एंड व्हाट आर द रेट ऑफ दिस एनर्जी ट्रांसफर। नहीं, ये तो थ्री तो पूरा ही गलत है, क्योंकि रेट के बारे में हम बात करते ही नहीं। द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट और मूविंग फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर। हाँ, ये कह सकते हैं कि स्टेट के बारे में देखिए हम थर्मोडायनेमिक्स में जो पहला क्वेश्चन था मैंने इस पूरे चैप्टर में वही मैंने बताया, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या डील करता है, रिएक्शन स्टेट्स के बारे में डील करता है, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, बट नॉट टेल्स अबाउट रेट, रेट के बारे में नहीं बताते। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, पहला वाला से दिख रहा है मुझे, एन डी। ठीक है, तो आप ऐसे करना पड़ेगा, आपको थ्योरी आएगी तो आप अच्छे से बना सकते हो, बाकी तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप कर ही लेंगे मुझे लगता है, पर आपके पास थ्योरी और फंडे आपके क्लियर रहेंगे तो आपसे ये जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो डायरेक्ट देखते समझ जाएंगे और उसमें आप ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। In an exothermic reaction, heat is evolved and system loses heat to the surrounding. For such system, QP will be negative, delta HR will be negative। Okay, तो exothermic reaction के बारे में बात करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। तो जब हमारा exothermic रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हमने पिछले इसमें पढ़ा था, पहले सबसे पहले तो डेल्टा एच हमारा नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, सेकंड तो करेक्ट हो गया।
ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं हम जो क्यू होता है, अच्छा हीट के बारे में बोला, क्यू ही जो होता है वो भी हमारा नेगेटिव है। तो ये कहानी पहला, ये सारे कंक्लूजन है जो आपको याद रहना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे ए और बी आंसर करेक्ट है। तो टेक केयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आता है, द स्पॉन्टेनिटी मीन्स हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। The process which occurs spontaneity are the flow of heat from the colder to warmer body, gas in a container contracting into one corner, gas expands to fill the available volume, burning carbon and oxygen to give carbon dioxide. फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द colder to warmer, नहीं ये कोई बात होगी। गैस इन अ कंटेनर कंटेक्टिंग इनटू वन कॉर्नर, देखिए अब गैस को अगर कंटेक्ट कर रहे हैं आप किसी कॉर्नर में, तो स्पॉन्टेनिटी जब तक उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, जैसे आप बोल रहे हैं यहाँ कुछ गैस है, आप उसे एकदम कॉन्टेक्ट करते हो, अपने आप तो कॉन्टेक्ट नहीं होगी, यहाँ जब तक प्रेशर अप्लाई नहीं होगा तब तक के वो नहीं होगी। तो सेकंड वाला तो गलत है, पहला वाला तो हमने पहले गलत कर दिया। सी और डी देख लेते हैं, गैस एक्सपांडिंग टू फिल द अवेलेबल, हाँ ये ठीक है। जैसे आप मान लीजिए एक कंटेनर है हमारा, कंटेनर, अब उसमें थोड़ा सा भी लीक हो रहा है, इतना सा भी लीक हो रहा है, लीक, तो वो पूरा यानी कि जो एरिया रहता है वो कवर कर लेता है विद इन अ सेकंड ऑफ टाइम। तभी तो हमारा जो लॉफ जैसे कि एक लाफिंग गैस होता है, तो मुझे याद नहीं आ रहा, लाफिंग गैस, अगर आप उसे किसी रूम में छोड़ दो, ठीक है, अगर आप उसमें रूम में छोड़ दो तो कुछ ही सेकंड में देखना सभी लोग हंसने लगेंगे, तो इससे पता चलता है कि वो कितना स्पॉन्टेनियस है, कितनी जल्दी वो फैल रहा है। तो सी ऑप्शन तो सही है। डी देख लेते हैं, बर्निंग कार्बन एंड ऑक्सीजन टू गिव कार्बन ऑक्सीजन, अरे ये तो हम कब से पढ़ते जा रहे हैं, कार्बन CO2, तो ये रिएक्शन तो सही है। ठीक, तो दो ऑप्शन सी हमारे, सी एंड डी समझ गए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, फॉर एन आइडियल गैस द वर्क ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन वर्क डन इज इक्वल टू माइनस nRT log V फाइनल बाय विनिश। ओके, ये नहीं दिया रहा तो भी हमें पता है कि हमने ये सारी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू लिख देते हैं माइनस nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, और ये कब है, एट आइसो थर्मल कंडीशन। तो दिया हुआ है वो लिख लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में, अ सैंपल कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस n इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इज एक्सपांडेड थर्मो आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली टू 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल। वी आई कितना दिया है, x मान लीजिए, वी फाइनल मान लीजिए 10 टाइम्स x। ओके, जो 10 टाइम्स है, टेम्परेचर दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 300, T2 दिया हुआ है 600। अब हमें देखना है वर्क डन इन दोनों इसमें, ठीक, तो देख लेते हैं। तो पहले हम वर्क डन इन फर्स्ट केस निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, T1 में कितना दिया, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ। तो जब आप निकालेंगे इसका आंसर तो कुछ ऐसा आता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 18। ओके, तो उसमें हम पहले n की वैल्यू रखेंगे, r की रखेंगे, t की वैल्यू रखेंगे, और log v फाइनल अपॉन v इनिशियल लग, ठीक है। तो हमारा v फाइनल कितना दिया हुआ है, 10x है। और हम ऐसे भी कर सकते हैं भी, क्योंकि जब भी हमारे पास रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं हम पूरी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते, पहले पूरी टर्मिनोलॉजीज लिखते थे। nRT1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, log v फाइनल बाय v इनिशियल, क्योंकि दोनों में वॉल्यूम तो सेम ही कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड कर रही है। तो आपसे पूछा क्या गया है, W2 बाय W1 पूछा गया। ओके, तो आप बेसिकली देखिए ये और ये वाला लिख लेते हैं, nRT2 बाय इंटू log v फाइनल अपॉन v इनिशियल अपॉन nRT1 log v फाइनल अपॉन v इनिशियल। इससे काट दो, सेम है, ये भी सेम है। T2 और T1 डिफरेंट है मतलब, तो W2 इक्वल्स टू, सॉरी W2 अपॉन W1 इक्वल्स टू, T2 का कितना 600, T1 का दिया है 300, तो इसका आंसर आ गया 2। तो वर्क डन एट 600 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वर्क डन एट, ओके, तो इसका आंसर सेकंड है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, वर्क डन एट 600 केल्विन इज वर्क डन एट 300 केल्विन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब इसके साथ देखते हैं केस एंड मोड आज में। तो हमारा एक और चीज होती है, डेल्टा यू के बारे में बोला, तो डेल्टा यू हमारा 0 होगा, ये कैसे पता लगा आपने,
सबसे देखिए, सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा, आइसोथर्मल कंडीशन, व्हेन एन रिएक्शन occurs in आइसोथर्मल कंडीशन। तभी आइसोथर्मल कंडीशन होगा तो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। और डेल्टा ई हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है। और डेल्टा टी हमारा हमारा जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका आंसर हमारा सी एंड डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा हो गया। 18 के मुझे 17 पे लगा, 18 क्वेश्चन पे हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। देखिए आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको सारे आंसर देखने की कौन सा सही कौन सा गलत है। आप जैसे ही यहाँ पे निकाल के आप अगर इसे इग्नोर मारते थे तो आप यहाँ पे अपना 1 मार्क्स खो देते हैं। ओके, अगर ये पार्शियल मार्किंग होता यानी एक से ज्यादा और तीन, अगर यहाँ पे 3 आंसर रहते तो आपको एक एक मिलता, लेकिन आपको जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 ही आंसर करेक्ट है तो आपने एक ही टिक करा तो आपको एक ही मिलेगा, लेकिन अगर आप दोनों करते तो आपको 4 मिलते। तो यहाँ 2 मार्क्स का नुकसान है, 3 मार्क्स का नुकसान हो जाता। तो आपको सारे आंसर चेक करते जाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड ऑक्सीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द ऑप्शन। ओके, तो पहले रिएक्शन देख लेते क्या लिखी हुई। रिएक्शन दी हुई है हमारे पास, जिंक सॉलिड में है प्लस ऑक्सीजन गैसियस में है। बैलेंसिंग फैक्टर ले लेते हैं 2 टाइम जेड एन, फिर इसमें हो रहा है मैं कर रहा हूँ ये कैसे ओके हो गया 2 टाइम जिंक ऑक्साइड। ओके, ये बन गया और ये सॉलिड। और ये डेल्टा एच कितना निकाल रहा है, डेल्टा एच इक्वल्स टू -693.8। ठीक है, तो हमें बोला गया द एंथैल्पी ऑफ 2 मोल्स ऑफ ZnO इज लेस देन द एंथैल्पी ऑफ द 2 मोल्स ऑफ Zn एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो हमें एंथैल्पी निकालना है फॉर 2 मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड। ओके, तो पहले मैं बताता हूँ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, पहले डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं जो हमारे पास दी हुई है। वो बेसिकली होता है एंथैल्पी, यानी कि जितने भी रिएक्टेंट है उन साइड की और जितने भी प्रोडक्ट है उनकी। तो हमें डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी कि जो ZnO फॉर्म हुआ है उसकी एंथैल्पी माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट फॉर्मेशन। ओके, रिएक्टेंट के फॉर्मेशन और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की जो डिफरेंस आता है उसे हम रिएक्शन का एंथैल्पी कहते हैं। ओके, तो क्या होगा हमारे पास, देखिए अगर हम यहाँ देखें तो जिंक में तो कोफिशिएंट 2 है तो वो भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि समेशन दिया इनटू डेल्टा एफ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच ऑफ जेड एन माइनस। अब हम रिएक्टेंट का लिख लेते हैं। रिएक्टेंट में देखिए यहाँ पे यहाँ दिया है 2 टाइम जिंक, पहले जिंक लिख लेते हैं 2 इंटू डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ जेड एन प्लस, और वहाँ पे एक ही दिया है डेल्टा एफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो जैसे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच की वैल्यू तो निगेटिव आ रही है, तो है ना, तो ये कितने के लिए आ रही है, 1 मोल के लिए आ रही है। ओके, फॉर 1 मोल, सॉरी कुछ उड़ा दिया, डेल्टा डेल्टा उड़ा दिया। कोई, तो हमने इस तरीके से इसे लिख दिया कि जो हमारे पास एनर्जी निकल रही है वो इस फॉर्म में आ रही है। तो जो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके, तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें जो हमारी डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आती है वो आती है निगेटिव। ठीक, और हमारे पास कितना दिया हुआ 693.8 दिया हुआ है ना, तो डेल्टा एच रिएक्शन 693.8 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास दिया है उसमें वो निगेटिव लगाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। किलोजूल हीट इज इवॉल्व। तो ये कितने के लिए था जो हमारे पास दिया हुआ था, लेकिन अब हमें 2 मोल्स के लिए निकाला है, 2 मोल्स ऑफ ZnO। ठीक है, तो इसकी जो एंथैल्पी होगी वो कम आ जाएगी। ओके, तो ये इस तरीके से आपको लिखना कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट is more than the enthalpy
ऑफ प्रोडक्ट। कैसे? क्योंकि हमारी नेगेटिव आ रही है, तो जब तक रिएक्टेंट की वैल्यू हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगी तब तक हमारी वैल्यू नेगेटिव है। कहना क्या है साथ में कि ये वाली जो वैल्यू है अगर ये हमारी सॉरी कहाँ गया? हाँ, ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, मोर आएगी। ओके। और ये वाली वैल्यू कम आएगी, कम, लेस। तो देखिए, ज्यादा पे माइनस चार्ज है और ये कम है, जब उसमें से माइनस होगा तो इफेक्टिवली नेगेटिव आएगा ना। और नेगेटिव ही तो चाहिए हमें एक्सोथर्मिक के लिए। तो एक्सोथर्मिक के लिए हमें नेगेटिव चाहिए, तो हमें जो जिससे हम माइनस करें उसकी वैल्यू हमारी ज्यादा होगी तभी ये हो सकता है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें दिख रहा है पहला वाला एंथैल्पी ऑफ टू मोल्स ज्यादा होगा। ओके। देखिए, रिएक्टेंट का ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का वैल्यू वैल्यू कम होगा एज कम्पेयर टू द जेड एंड ओ। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। ये जो मैंने लिखा है ये वही है। ठीक है। और क्या है 683 तो ओके, ये भी सही है फोर्थ वाला, क्योंकि जो रिलीज करी वो एब्सॉर्ब भी तो हुई। ठीक है। इस तरीके से आप देख। तो ठीक है, आज हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? ओके, हमारा फर्स्ट टाइप हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड टाइप क्वेश्चंस हो गए। तो आज के लिए मैं यहीं पे बाइंड अप करता। और अगले सेक्शन में यानी अगले सेशन में हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप और फिर लॉन्ग आंसर टाइप। तो कितने हमने 20 क्वेश्चन लगभग कर लिए और 30 क्वेश्चन होंगे मे बी। तो ट्राई करेंगे कि अगले लेक्चर में थोड़ा बहुत मैक्स टू मैक्स पोर्शन कंप्लीट कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। मीट यू इन नेक्स्ट।